Hello everyone, welcome to the class number 11 of फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो ये हमारी फूड लॉ की क्लास नंबर 11 है और आज इस पर्टिकुलर क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर नंबर जो 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये चैप्टर पूरी तरीके से रिलेटेड है एनालिसिस ऑफ फूड को लेकर के। जब एनालिसिस ऑफ फूड की बात होगी तो यहाँ पर जो फूड की सैम्पलिंग से लेकर के जो सैंपल कलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ कैसे सैंपल को कलेक्ट करेगा, कैसे ये फूड एनालिस्ट के पास में भेजेगा और फूड एनालिस्ट उसकी टेस्टिंग के बाद में इसकी रिपोर्ट वगैरह कैसे सबमिट करेगा, उसके बाद में फर्दर प्रोसीजर क्या होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रेफरल फूड लेबोरेटरी का भी यहाँ पर अपना रोल प्ले करेगी। तो इन सब बारे में आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में एक पोर्शन रहता है फूड की एनालिसिस और टेस्टिंग को लेकर के, वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। हमारी कंट्री में जितनी भी फूड लेबोरेटरीज हैं, चाहे वो नेशनल फूड लेबोरेटरीज हो यानी कि एफएसएसएआई की जो खुद की फूड लेबोरेटरी है, या फिर एफएसएसएआई ने कुछ प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट फूड लेबोरेटरी को जिनको रिकॉग्नाइज किया है, उन सभी फूड लेबोरेटरीज को जो पावर्स मिलती हैं फूड टेस्टिंग और एनालिसिस को लेकर के, वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 8 से निकल करके आती है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो फूड टेस्टिंग और एनालिसिस को लेकर के एक बेसिक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चैप्टर नंबर 8 की अगर बात करें तो ये है चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है फूड लॉ में, वो है एनालिसिस ऑफ फूड। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सेक्शन नंबर 43 से सेक्शन नंबर 47 तक बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 43 से 47 इतने सेक्शंस हमको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना आप। और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि इस पर्टिकुलर एक क्लास में ही हम चैप्टर नंबर 8 को कवर कर लें, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 9 को लेकर के बात करेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 अगर बात करें फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट का, तो जो उसमें पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 43 है, वो कहता है रिकॉग्निशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रेफरल फूड लेबोरेटरी। यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ एंड एक्रेडिटेशन। तो रिकॉग्निशन, एफएसएसएआई फूड लेबोरेटरी को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, एफएसएसएआई नंबर ऑफ फूड लेबोरेटरीज को रिकॉग्नाइज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे फूड अथॉरिटी नंबर ऑफ फूड लेबोरेटरीज को रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद में एक्रेडिटेशन का मतलब क्या है, आगे हम देखेंगे। जो एनएबीएल एक्रेडिटेशन वगैरह होता है ऑफ लेबोरेटरीज, और इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी शामिल हैं और इसमें रेफरल फूड लेबोरेटरी भी शामिल है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 44 जो है, उसमें रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी फॉर फूड सेफ्टी ऑडिट को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, ऑडिट के बारे में हम बहुत डिटेल में यहाँ नहीं बात करेंगे, क्योंकि जितना इस लॉ में दिया है उतना ही हम पढ़ेंगे। बाकी ऑडिट को लेकर के किसी अदर वीडियो में हम बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखो सेक्शन नंबर जो 45 है, उसमें हम फूड एनालिस्ट के बारे में टोटली पढ़ेंगे कि फूड एनालिस्ट का अपॉइंटमेंट कौन करता है। उसके बाद में फूड एनालिस्ट के मेजर फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो हम फंक्शंस को देखेंगे। फंक्शन को हम देखेंगे सेक्शन नंबर 46 में, और इसके अपॉइंटमेंट के बारे में देखेंगे सेक्शन नंबर 45 में। सेक्शन नंबर 47 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। ठीक है, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में ही इस पर्टिकुलर सेक्शन में बताया गया है सैम्पलिंग एंड एनालिसिस को लेकर के। सैम्पलिंग कौन करेगा, सैंपल को कौन कलेक्ट करेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर, और उसकी एनालिसिस कौन करेगा, फूड एनालिस्ट करेगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि एफएसओ और फूड एनालिस्ट के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे सेक्शन नंबर 47 में। तो वन बाय वन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने है वो है सेक्शन नंबर 43। तो सेक्शन नंबर 43 क्या है, रिकॉग्निशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरी, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रेफरल फूड लेबोरेटरी। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है कि जो फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई, ठीक है, जहाँ भी नाम आया फूड अथॉरिटी, एफएसएसएआई, जहाँ पे भी नाम आ रहा है फूड अथॉरिटीज, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेट फूड अथॉरिटीज की। यानी कि नंबर ऑफ फूड अथॉरिटीज आपको देखने को मिलेगी, यानी कि हर स्टेट में अपनी फूड अथॉरिटी देखने को मिलेगी। जब बात करते हैं फूड अथॉरिटी की, तो सिंगल एक ही अथॉरिटी है, वो है एफएसएसएआई। द फूड अथॉरिटी में नोटिफाई कर सकती है, में नोटिफाई लेबोरेटरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेटेड बाय नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन टेस्टिंग, यानी कि एनएबीएल। ठीक है, तो एनएबीएल के बारे में आपने समझा होगा, एक वीडियो में हमने यूट्यूब पे बात भी करी थी। तो एनएबीएल के बारे में क्या है, ये एक सर्टिफिकेशन बोर्ड है, हम कह सकते हैं, जो क्या करता है कि जो एक नेशनल सर्टिफिकेशन बोर्ड है जो टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन
को लेकर के जो लेबोरेटरीज होती है जो फूड की टेस्टिंग वगैरह करती है उनको ये अप्रूवल प्रोवाइड करते हैं, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। जो भी स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, अगर वो सारे पैरामीटर को फुलफिल करती है वो फूड लेबोरेटरी, तो उसको NABL का सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो फूड लेबोरेटरी भी हो सकती है, वो अदर कोई डायग्नोस्टिक लैब भी हो सकती है, तो NABL का सर्टिफिकेशन आपको सब जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में और एनी अदर एक्रेडिटेशन एजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ द कैरिंग आउट एनालिसिस ऑफ सैंपल बाय द फूड एनालिस्ट अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो फूड अथॉरिटी टाइम टू टाइम रिकॉग्नाइज कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है फूड लेबोरेटरीज को, ऐसी फूड लेबोरेटरीज को जो NABL के द्वारा क्या होंगी, वेरीफाइड होंगी। और इसके साथ ही साथ अदर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी FSSAI जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें मेंशन किया गया है कि फूड अथॉरिटी शैल इस्टेब्लिश और रिकॉग्नाइज बाय नोटिफिकेशन वन और मोर रेफरल फूड लेबोरेटरी, ठीक है। तो FSSAI क्या कर सकता है, इस्टेब्लिश भी कर सकता है और या फिर ऑलरेडी जो फूड लेबोरेटरी एग्जिस्ट करती है उनको रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, उनको सर्टिफाई भी कर सकता है FSSAI। कौन सी लेबोरेटरी की बात हो रही है, रेफरल फूड लेबोरेटरी की बात हो रही है। और लेबोरेटरी टू कैरी आउट द फंक्शन इंटरेस्टेड टू द रेफरल फूड लेबोरेटरी बाय दिस एक्ट एंड एनी रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर में जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसमें जो भी वर्क्स वगैरह लिखे गए हैं, जो भी फंक्शंस लिखे गए हैं, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फूड अथॉरिटी नंबर ऑफ रेफरल फूड लेबोरेटरी को, एक या एक से ज़्यादा रेफरल फूड लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश कर सकता है। इसके साथ ही साथ जो रिकॉग्नाइज भी कर सकता है अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है फूड लेबोरेटरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है रेफरल फूड लेबोरेटरी के। तो रेफरल का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज दैट कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, FPO है, उसका सैंपल कलेक्ट किया गया। उसका सैंपल जब कलेक्ट हुआ तो उसकी एनालिसिस करी गई प्राइमरी फूड लेबोरेटरी में। अब उसकी जो रिपोर्ट आई, फूड एनालिस्ट ने उसकी रिपोर्ट जो है वो दी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में गई। तो उसमें पता चला कि जो भी रिपोर्ट आई है और फूड बिजनेस ऑपरेटर उस रिपोर्ट को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं है। उसका मानना है कि जो भी टेस्टिंग और एनालिसिस हुई है वो सही से नहीं हुई है, कुछ भी हो सकता है। उस केस में फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास में एक ऑप्शन होता है कि वो अपील कर सकता है। जब भी वो अपील करेगा दोबारा से एनालिसिस करने के लिए, तो उस सैंपल को भेजा जाएगा रेफरल फूड लेबोरेटरी में। फिर जो रेफरल फूड लेबोरेटरी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अब इस केस में क्या होता है कि जो फूड सैंपल जब कलेक्ट किया जाता है तो फूड सेफ्टी ऑफिसर उसकी नंबर ऑफ कॉपीज करता है, 4 पार्ट में उसको डिवाइड करता है। तो जो इसका जो पार्ट होगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में रखा होगा, उसको सेफ रखा गया होगा, उसकी एनालिसिस दोबारा से कराई जाएगी, जिससे ये पता लग जाएगा कि जो फूड की एनालिसिस करी गई है अगर उसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है तो वहां पर पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा गया है कि द फूड अथॉरिटी में फ्रेम रेगुलेशन स्पेसिफाइंग। तो फूड अथॉरिटी को तो पता ही है कि आपको फूड अथॉरिटी रेगुलेशंस बना सकती है। ये पावर इसको मिलती है सेक्शन नंबर 92 से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट की, जिसको हम आगे देखेंगे। तो नंबर ऑफ सेक्शंस में आपने देखा कि फूड अथॉरिटी नंबर ऑफ रेगुलेशंस बना सकता है। FSSAI की ये पावर है, FSSAI के पास में ये पावर है, वो किसी भी चीज़ को लेकर के रेगुलेशन बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखो लिखा गया है जैसे कि फूड अथॉरिटी बे फ्रेम रेगुलेशन स्पेसिफाइंग, कौन कौन से पॉइंट्स है जिनको लेकर के रेगुलेशन बना सकता है FSSAI। द फंक्शन ऑफ द फूड अथॉरिटी एंड रेफरल फूड लेबोरेटरी एंड द लोकल एरिया और द एरिया विद इन विच सच फंक्शन मे बी कैरिड आउट। तो यहाँ पर जो फूड अथॉरिटी का फंक्शन होगा उसको लेकर के फूड अथॉरिटी जो है क्या कर सकती है, फूड लेबोरेटरी का जो भी फंक्शन है। अब फूड लेबोरेटरी के जो फंक्शंस होते हैं ये भी स्पेसिफाई करना होता है कि जो फूड लेबोरेटरी है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगी। प्रॉपर जो एक प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर में कौन कौन से स्टेप होंगे जिनको उन्हें फॉलो करना होगा एक बेसिक स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने के लिए। तो वो सारी बातों को कौन स्पेसिफाई करेगा, फूड अथॉरिटी। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मेंशन करना होगा कि जो उसका फंक्शन होगा वो पर्टिकुलर किस एरिया में होगा, कितने एरिया में उसका जुरिसडिक्शन होगा, ये सारी बातों को लेकर के फूड अथॉरिटी नोटिफाई करेगी। The procedure for submission to the said laboratory of sample of article of food for analysis or test, the form of the laboratory report there on the fees payable in the respect of such report। तो इसको लेकर के भी जो भी प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर फॉर सबमिशन होगा, उसकी फीस को लेकर के जो भी चीज़ें होंगी उसको कौन स्पेसिफाई करेगा, फूड अथॉरिटी स्पेसिफाई करेगी। सच अदर मैटर एज मे बी नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू एनेबल द said laboratory to carry out its function effectively।
उसके बाद में आप देखोगे कुछ अदर जो मैटर्स हो सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं, तो उस केस में भी एफएसएसएआई जो है वो रेगुलेशन बना सकता है। आई होप अभी आपको ये पॉइंट समझ में आ गए। उसके बाद में हमारे सामने आता है सेक्शन नंबर 44। सेक्शन नंबर 44 कहता है रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी फॉर फूड लेबोरेटरी। तो यहाँ पर जस्ट यही बताया गया है कि इस काम को करेगा कौन। तो द फूड अथॉरिटी मे रिकॉग्नाइज एनी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर देखो लिखा गया फूड अथॉरिटी मे रिकॉग्नाइज एनी ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ फूड सेफ्टी इन ऑडिट चेकिंग कंप्लायंस विद फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट और द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो फूड अथॉरिटी है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी एजेंसी को रिकॉग्नाइज कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ द फूड सेफ्टी ऑडिट के लिए। ऑडिट में होता क्या है कि जो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं उनका जो प्रीमाइसेस होता है, वो अपना जो भी बिजनेस करते हैं उस पर्टिकुलर में बिजनेस में उस इंडस्ट्री में उस फूड प्रीमाइसेस में कुछ कंप्लायंस होते हैं जिनको फुलफिल करना होता है, जिनको कंप्लाई करना होता है, जो भी प्रोविजंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। बट अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर नहीं करता है, जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल नहीं करता, तो ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक ऑडिट कराया जाता है। तो ऑडिट होता है, उस ऑडिट में एक रिपोर्ट निकल के आती है जिससे हमें पता चलता है कि क्या स्टेटस है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखो होता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब आप पढ़ोगे, जब हमारा रेगुलेशन जब आप पढ़ोगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2011 वाला, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 जब आप पढ़ोगे, उसमें लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन वाला जब रेगुलेशन आप पढ़ोगे, उसमें जब आप शेड्यूल नंबर 4 पढ़ोगे तो वहाँ पर कुछ हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है, यानी कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के बात करी गई है। अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर इसको फुलफिल नहीं करता है, जैसे कि इसमें HACCP, GMP, GLP ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर इनको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, इनको फॉलो नहीं करता है, तो ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए ऑडिट कराना होगा। तो ऑडिट के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजेंसी को रिकॉग्नाइज कर सकती है एफएसएसएआई फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। तो ये आई होप अभी आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देखो सेक्शन नंबर 45 ये कहता है फूड एनालिस्ट के बारे में, ठीक है। तो फूड एनालिस्ट क्या होगा? द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो होगा may notification appoint such person as he thinks fit having the qualification prescribed by the central government। देखो यहाँ पर भी है कि जो फूड एनालिस्ट होता है उसकी जो क्वालिफिकेशन की बात हो रही है उसको कौन प्रेस्क्राइब करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। टू बी फूड एनालिस्ट फॉर सच लोकल एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड टू देम बाय द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। यहाँ पर उसको कौन अपॉइंट करेगा? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट करेगा। कोई भी ऐसा पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी क्वालिफिकेशंस को प्रेस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग अगर उसके पास में क्वालिफिकेशन है तो उसका अपॉइंटमेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कर सकता है। इसका भी एग्जाम होता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन हु हैज एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो सिंपल बात है कि कोई भी पर्सन जिसके पास में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और वो मैन्युफैक्चर और सेल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए फूड की, उसके बाद में वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बस यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है सेक्शन नंबर 46 जिसमें फंक्शन ऑफ फूड एनालिस्ट के बारे में बात करी गई। तो फंक्शन ऑफ फूड एनालिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात करी गई है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ अ पैकेज कंटेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस फ्रॉम फूड सेफ्टी ऑफिसर और एनी अदर पर्सन, द फूड एनालिस्ट शैल कंपेयर द सील ऑन द कंटेनर एंड द आउटर कवर विथ स्पेसिफाइड इम्प्रेशन रिसीव्ड सेपरेटली एंड शैल नोट द कंडीशन ऑफ द सील देयर ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो फूड एनालिस्ट होगा वो रिसीव करेगा जो भी कंटेनर को। जब क्या होता है, एक कंटेनर होता है छोटा सा जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर उस सैंपल को पैक करता है, उसके ऊपर बकायदा सील वगैरह लगी होती है, मोहर वगैरह लगी होती है और जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी होती है उसको मेंशन किया जाता है। जब फूड एनालिस्ट उसको रिसीव करेगा तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि जो उसको कंटेनर रिसीव हुआ है उसकी जो सील वगैरह है, आउटर कवर वगैरह है, वो पूरी तरीके से सही है या नहीं है, कहीं सील ब्रेक तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को वो ध्यान रखेगा और उसको जो भी उसकी कंडीशन होगी, जिस कंडीशन में उस पर्टिकुलर सैंपल और कंटेनर को रिसीव करता है, उसकी जो कंडीशन होगी उसको क्या करेगा? नोट डाउन करेगा, उस कंडीशन को वो लिखेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन केस अ सैंपल कंटेनर रिसीव्ड बाय द फूड एनालिस्ट इज फाउंड टू बी इन ब्रोकन कंडीशन, अगर अगर वो जो रिसीव करता है कंटेनर, वो जो सैंपल का कंटेनर, अगर वो उसकी सील जो है वो टूटी हुई है, वो ब्रोकन है, ठीक है, वो एक प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, अनफिट है फॉर एनालिसिस, तो क्या करेगा? ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 डेज के अंदर
फूड एनालिस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस डेट को उसने रिसीव किया था, सच सैंपल इन्फॉर्म द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, और वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द सेम, उस सिचुएशन को लेकर के, एंड सेंड रिक्विजिशन टू हिम फॉर सेंडिंग सेकेंड पार्ट ऑफ द सैंपल। उसके बाद में वो क्या करेगा कि फूड एनालिस्ट को बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्विजिशन सेंड करेगा कि सर आप दोबारा से मुझे जो सैंपल है वो भेज दो। तो फूड एनालिस्ट के पास में 2 सैंपल्स रखे होते हैं, सैंपल के 2 पार्ट्स रखे होते हैं, तो जब जरूरत पड़ती है तो उसके बाद में वो इसको भेज देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या प्रोसीजर होता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा गया है कि द फूड एनालिस्ट शैल कॉज टू बी एनालाइज्ड सच सैंपल ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड एज मे बी सेंट टू द हिम बाय फूड सेफ्टी ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि फूड एनालिस्ट शैल कॉज टू बी एनालाइज्ड such sample of article of food as may be sent to him by a food safety officer or any other person authorized under this act। तो यहाँ पर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो सैंपल को भेजेगा वो उसकी एनालिसिस करेगा। कौन करेगा? फूड एनालिस्ट करेगा। कोई भी पर्सन होता है इस एक्ट के अंडर में, अगर उस टाइम पे किसी अदर पर्सन को ऑथराइज किया गया है तो वो भी यहाँ पर सैंपल की एनालिसिस के लिए भेज सकता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया गया है कि द फूड एनालिस्ट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ एमसीक्यू बन जाते हैं। द फूड एनालिस्ट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एनी सैंपल फॉर एनालिसिस सेंड। तो यहाँ पर क्या होगा कि विद इन 14 डेज जो फूड एनालिस्ट होता है उसको यहाँ पर क्या करना होता है कि जो सैंपल की एनालिसिस वगैरह होती है तो विद इन 14 डेज उसको ये काम कंप्लीट करना होता है और फिर उसको रिपोर्ट वगैरह सेंड करनी होती है। ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर ये पॉइंट्स दिए गए हैं कि वेयर सच सैंपल इज रिसीव्ड अंडर सेक्शन 38 और सेक्शन 47। तो इस पूरे एक्ट में 3 सेक्शन है जिनके अंडर में किसी भी सैंपल को क्या किया जा सकता है, एनालिसिस से रिलेटेड है, तो वहां पर सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। तो वेयर सच सैंपल इज रिसीव्ड अंडर सेक्शन 38, अंडर सेक्शन 38 हमने पिछली क्लास में देखा था, आपने आई होप पढ़ा होगा वहां पर ध्यान से। तो सेक्शन 38 में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो हमने फंक्शंस पढ़े थे वहां पर हमने सैंपल रिसिप्ट के बारे में पढ़ा था। और सेक्शन 47 उसको हम अभी आगे देखेंगे। टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर 4 कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट इंडिकेटिंग द मेथड ऑफ सैंपलिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 कॉपीज वगैरह होंगी तो यहाँ पर 2 कॉपीज आप देखोगे डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में रहेंगी, बाकी प्राइमरी फूड लेबोरेटरी जाएगी, फूड एनालिस्ट के पास में जाएगी। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देखो यहाँ पर बात करी गई है कि वेयर सच सैंपल इज रिसीव्ड अंडर सेक्शन 40। अब अंडर सेक्शन 40 में जो सैंपल रिसीव होता है ना उसकी कंडीशन अलग होती है। देखो यहाँ पर सेक्शन नंबर 38 में जो सैंपल कलेक्ट करेगा वो फूड सेफ्टी ऑफिसर करेगा। ठीक है, एफएसओ करेगा, यहाँ भी एफएसओ करेगा और उसके बाद में वो एनालिसिस के लिए भेजेगा। बट वेयर सच सैंपल इज रिसीव्ड अंडर सेक्शन 40, अंडर सेक्शन 40 जो सैंपल रिसीव्ड होता है ना उसको परचेजर भेजता है। यानी कि आपने पीछे पढ़ा होगा, उसको परचेजर भेजता है। जो भी कंज्यूमर है, परचेजर है, कोई भी पर्सन होगा यहाँ पर, ठीक है, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर परचेजर की बात हो रही है। वो कोई भी कंज्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो यहाँ पर इसको क्या करेगा, भेजेगा। अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट इंडिकेटिंग द मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस टू द पर्सन who had purchased such article of food within a with a copy to the designated officer। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पहले वाले में जब रिसीव किया जाएगा तो फूड सेफ्टी ऑफिसर और डेजिग्नेटेड ऑफिसर इनको सबको इन्फॉर्म किया जाएगा। बट यहाँ पर जब हम सेक्शन नंबर 40 में करेंगे तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में एक कॉपी जाएगी और जिस पर्सन ने सैंपल की एनालिसिस के लिए भेजा था ना उसको भी इसकी रिपोर्ट की एक कॉपी जाएगी। उसको भी पता चलेगा कि आपने जो सैंपल दिया था उसका क्या रिजल्ट रहा। Provided that in case the sample cannot be analyzed within 14 days, अगर within 14 days, अब ऊपर बात हो रही थी ना 14 डेज, अगर 14 डेज के भीतर में एनालाइज नहीं होता है ऑफ इट्स रिसिप्ट, जब इसको ये रिसीव करता है, द फूड एनालिस्ट शैल इन्फॉर्म द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा एंड द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को इन्फॉर्म करेगा और इसको लेकर के रीजन बताएगा कि सर इतना टाइम क्यों लगा है और कितना टाइम लग सकता है, उसको रिटन में इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, यानी कि जो टाइम लिमिट है वो 14 डेज है। उसके बाद में अगर कोई स्पेसिफिक रीजन है तो उसको बताना पड़ेगा फूड एनालिस्ट को। उसके बाद में है एन अपील अगेंस्ट द रिपोर्ट ऑफ फूड एनालिस्ट शैल लाई बिफोर द डेजिग्नेटेड ऑफिसर हु शैल इफ ही
so decided refer the matter of the referral food laboratory as notified by the food authority for opinion। तो यहाँ पर देखो बात ये है कि जो अपील्ड सैंपल होगा, इसके बाद में जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, रिजल्ट आ गया, रिपोर्ट आ गई, बट वो सेटिस्फाइड नहीं है कि आपकी जो रिपोर्ट है हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, उस केस में ये मैटर जाएगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने। डेजिग्नेटेड ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि रेफर द मैटर टू द रेफरल फूड लेबोरेटरी, वो डिसाइड करेगा और उसके बाद में अगर उसको लगता है तो वो रेफरल फूड लेबोरेटरी के पास में ये मैटर से जाएगा और वहां पर उसकी दोबारा से एनालिसिस करी जाएगी, उसकी जो रिपोर्ट होगी वो फाइनल रिपोर्ट मानी जाएगी। ध्यान रहे मैं जो एक एक लाइन बोल रहा हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा करके देखोगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक एक लाइन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कंटेंट आपके सामने है वो तो है, बट मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आपका मेजर फोकस होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद में इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8 का सेक्शन नंबर 47 है, जो कि लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। तो इसमें देखो बताया गया सैम्पलिंग एंड एनालिसिस को लेकर के, तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें बताया गया है कि व्हेन अ फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्स अ सैंपल ऑफ फूड एनालिसिस फॉर एनालिसिस ही शैल। यहाँ पर बात करी जा रही कि जब भी फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, जो सैंपल कलेक्ट करेगा फूड के एनालिसिस के लिए, उसके बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनको उसको फॉलो करना होगा। Give notice in writing of his intention to have it so analyzed to the person from whom he has taken the sample and to the person, if any, whose name, address and other particular have been disclosed। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या होता है, वो सैंपल को कलेक्ट करेगा। इस सबसे पहला पॉइंट इसमें यही होगा कि वो सैंपल को कलेक्ट करेगा, एनालिसिस तो बाद में होगी। तो वहाँ पर गिव नोटिस इन राइटिंग ऑफ हिज इंटेंशन टू हैव इट सो एनालाइज, तो यहाँ पर उसको एक राइटिंग में इन्फॉर्म करना होगा कि वो इसकी एनालिसिस के लिए सैंपल को कलेक्ट कर रहा है, सारी चीज़ें एक प्रॉपर मैनर में होंगी, रिटन फॉर्म। उसके बाद में एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस एज मे बी प्रोवाइडेड बाय रूल्स मेड देयर अंडर दिस एक्ट डिवाइड द सैंपल। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस, अगर कोई स्पेशल टाइप ऑफ केस है तो उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। अगर कोई स्पेशल टाइप ऑफ केस को लेकर के रूल्स या फिर रेगुलेशन में कुछ स्पेसिफाई किया गया तो उसको छोड़ करके डिवाइड द सैंपल इनटू 4 पार्ट। अब देखो सैंपल को ये 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, 4 पार्ट में डिवाइड करेगा सैंपल इनटू 4 पार्ट एंड मार्क एंड सील और fasten up each part in such a manner as its nature permits and take the signature or thumb impression of the person from whom the sample has been taken in such place and in such manner as may be prescribed by the central government। तो यहाँ पर ये है कि वो सैंपल को कलेक्ट करेगा, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेगा और उसके ऊपर सील वगैरह लगाएगा, उसके ऊपर मार्क करेगा और प्रॉपर तरीके से उसको पैकिंग वगैरह उसकी करेगा। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पर जिस पर्सन से, मान लिया किसी फूड प्रोमाइसेस में जिसके द्वारा इस सैंपल को वो ले रहा है, जहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगा, उसके थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर वगैरह उस पर्सन के ले लेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द वेयर सच पर्सन रिफ्यूज टू साइन और पुट हिज थंब इम्प्रेशन, द फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल कॉल अपॉन वन और मोर विटनेस एंड टेक हिज सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन इन ल्यू ऑफ सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ सच पर्सन। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिस एक पर्सन से उसने कलेक्ट किया, उसने कलेक्ट तो कर लिया उस पर्सन से, माने वो पर्सन ए है, उससे यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किया, बट वो साइन करने से, वो थंब इम्प्रेशन देने से मना कर देता। तो उस टाइम पे क्या होगा कि वहाँ पर जो अदर कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे, जो भी पर्सन्स होंगे, उनमें सभी के जितने भी पर्सन्स होंगे, वो एक हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकते हैं, उन सभी का थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर ले लेगा विटनेस के लिए। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में पॉइंट नंबर सी में बताया गया है कि सेंड वन ऑफ द पार्ट फॉर एनालिसिस टू द फूड एनालिस्ट अंडर इंटीमेशन ऑफ टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये आपको याद रखना है, वन ऑफ द पार्ट फॉर एनालिसिस टू द फूड एनालिस्ट, फूड एनालिस्ट के पास में भेज देगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इन्फॉर्म करके। सेंड 2 पार्ट टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में 2 पार्ट भेज देगा, जिससे वो कीप दीज इन सेफ कस्टडी में उसको रखेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सैंपल खराब हो गया, कुछ भी सिचुएशन होगी, उस केस में दूसरा सैंपल डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में जाएगा, पास से जाएगा। ठीक है, तो सेंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनालिसिस टू एन एक्रेडिटेटेड लेबोरेटरी सो इफ सो रिक्वेस्टेड बाय द फूड बिजनेस ऑपरेटर अंडर इंटीमेशन टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा कि इसको यहाँ पर जो एक्रेडिटेटेड फूड लेबोरेटरी में इसको भेजा जा सकता है,
इसके बारे में। तो चारों पार्ट्स हो गए, एक तो डायरेक्टली फूड एनालिस्ट के पास में चला जाएगा, उसके बाद में डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में 2 रहेंगे, और एक पार्ट जो बचेगा ना उसको क्या किया जाएगा, उसको जो एक्रेडिटेड लेबोरेटरी है वहां पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ द टेस्ट रिपोर्ट रिसीव्ड अंडर सब क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3 आर फाउंड टू बी एट वेरिएंस, then the designated officer shall send one part of the sample kept in his custody to referral laboratory for analysis। इसके पीछे हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर कुछ डेटा में कोई वेरिएशन आता है, उसको लगता है उस फूड बिजनेस ऑपरेटर उसे सेटिस्फाइड नहीं है रिपोर्ट से, तो एक सैंपल कहाँ पे भेजा जाएगा, उसको भेजा जाएगा रेफरल फूड लेबोरेटरी, और रेफरल फूड लेबोरेटरी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। फूड डिसीजन देयर ऑन शैल बी फाइनल, इसको ऑलरेडी पीछे बता भी चुके हैं और यहाँ पे ये बात लिखी भी हुई है। उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन अ सैंपल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड और अडल्ट्रेंट इज टेकन, द फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल बाय द immediate succeeding working days send the sample to the food analyst for the area concerned for analysis and report। जैसे ही आप सैंपल को कलेक्ट करेंगे एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, मतलब इमीडिएटली उसको आपको वर्किंग डेज, अगर मान लेते हैं कि आप टाइम नहीं बचा है, जैसे ही कुछ बंद है ऑफ है, तो जैसे ही वर्किंग डेज आएगा, मतलब आपको अपनी तरफ से कुछ भी डिले नहीं करना है। अगर और कोई सिचुएशन है तब तो ठीक है, अपनी तरफ से डिले नहीं करना है, उस सैंपल को तुरंत आपको भेज देना है जहां जहां भी पीछे देखा था भेजने के लिए। उसके बाद में वेयर द पार्ट ऑफ द सैंपल सेंट टू द फूड एनालिस्ट इज लॉस्ट और डैमेज, द डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑन हर रिक्वेजिशन। इसके पीछे हमने पीछे देखा था, वही पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर कोई पार्ट जो है फूड, जो सैंपल का पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, फूड एनालिस्ट के पास में जाता है, तो दोबारा से डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसको भेजेगा, जब फूड एनालिस्ट उसको रिक्वेजिशन फॉर्म भेजेगा कि सर आप दोबारा से इसको भेज दीजिए, ठीक है। उसके बाद में an article of food or adulterant seized unless destroyed shall be produced before the designated officer as soon as possible, and in case not later than 7 days after the receipt of the report of the food analyst, provided that if the application is made to the designated officer in this behalf by the person where whom by any article of food such been seized, designated officer shall by the order in writing direct the food safety officer to produce such article before him within such time as may be specified by in the order, ठीक है। तो इस पूरे पॉइंट्स का मतलब देखो हम समझते हैं, इस पूरे पॉइंट्स का मतलब क्या है। पॉइंट में देखो कहने का मतलब ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, कि एन आर्टिकल ऑफ फूड और अडल्ट्रेंट सीज अनलेस डिस्ट्रॉय, अगर किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड या फिर अडल्ट्रेंट को अगर सीज किया गया, अभी तक अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, तो शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, यानी कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने उसको पेश करना होगा, उसको प्रोड्यूस करना होगा, उसको लेकर के आना होगा, नॉट लेटर देन 7 डेज। तो 7 जैसे ही फूड एनालिस्ट की जो रिपोर्ट होगी, फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद से विद इन 7 डेज उसको यहाँ पर इसको प्रोड्यूस करना होगा, इसको पेश करना होगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने। उसके बाद में देखो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 को हम देख लेते हैं। ये हमारे लास्ट पॉइंट है हमारे सेक्शन नंबर 47 के। तो इसमें देखो लिखा गया है इन केस ऑफ इम्पोर्टेड आर्टिकल ऑफ फूड द ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो यहाँ पर एक नया ऑफिसर आ गया, ऑथराइज्ड ऑफिसर of the food authority shall take its sample and send to the food analyst of the notified laboratory for analysis, who shall send the report within a period of 5 days to the authorized officer। तो यहाँ पर देखो ऑथराइज्ड ऑफिसर की बात हो रही है कि अगर इम्पोर्टेड आर्टिकल, कोई इम्पोर्टेड आर्टिकल है, कस्टम का कोई आर्टिकल है, तो उसको ये जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है ये एनालिसिस के लिए भेजेगा, उस सैंपल को कलेक्ट करेगा, उसके बाद फिर वो फूड एनालिस्ट के पास में भेजेगा फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद में विद इन 5 डेज ऑथराइज, विद इन 5 डेज का पीरियड होगा, उस टाइप में ये रिपोर्ट सेंड करेगा फूड एनालिस्ट इसको ऑथराइज्ड ऑफिसर को। उसके बाद में द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, द फूड सेफ्टी ऑफिसर और द ऑथराइज्ड ऑफिसर एंड द फूड एनालिस्ट शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। यानी कि रेगुलेशन के द्वारा जो भी यहाँ पर प्रोसीजर मेंशन किया गया है, उसी प्रोसीजर को ये सभी लोग फॉलो करेंगे। कौन? तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ऑथराइज्ड ऑफिसर और फूड एनालिस्ट, ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे। जो भी प्रोसीजर, जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं, स्पेसिफाई करी गई हैं रेगुलेशन में, उनको फॉलो करेंगे। और रेगुलेशन कौन बनाएगा? FSSAI। तो यहाँ पर FSSAI बहुत सुपीरियर बॉडी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया सारे स्टेट के ऊपर में भी, और चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखोगे, मतलब सबसे सुपीरियर बॉडी यही है। इसी का डिसीजन मेनली फाइनल डिसीजन होगा।
सारा कंट्रोल देखा जाए तो एफएसएसएआई का ही है, चाहे वो रेफरल फूड लेबोरेटरी हो, चाहे कोई भी फूड लेबोरेटरी हो, तो एफएसएसएआई यहाँ पर सुपीरियर है, ठीक है। तो आई होप जो आज की क्लास थी वहाँ पर यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया फूड के एनालिसिस को लेकर के आपको समझ में आया होगा। और कुछ डाउट है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, और आपस में डिस्कस करने के बाद में अगर डाउट रिजॉल्व नहीं होते हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पर इन्फॉर्म ज़रूर करो, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस कर सकें। और जो भी डाउट हैं, जो नंबर ऑफ डाउट्स जितने भी होंगे, हम उसको एक क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट आपको बताना ज़रूरी है, या फिर आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हो हमारे चैट सेक्शन में, या फिर आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। बट आपको फूड लॉ स्किप नहीं करना है, आपको समझना तो पड़ेगा ही, चाहे आपको कितना भी टाइम लगे। तो आई होप हम आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी सारी। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 को कवर कर लिया, अब हमारे सामने 9 10 और 11 और 12 है, ठीक है। तो 9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पेनाल्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर्स को भी धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।